Namaste everyone. Happy learning. Chapter number 4 which is termed as cost of capital. ये हम अभी इंटर एफएम का आज एक बार क्विक समरी के साथ रिवाइज करने वाले हैं. दिस इज अंडर द अजम्पशन के आपने एक बार पहले चैप्टर किया हुआ है और आपको क्विकली सारे पॉइंट्स रिकैप और रिकलेक्ट करने हैं. वो बेसिक थॉट प्रोसेस है while covering the topics that I am going to cover. So बहुत ही क्रिस्प और क्विक रहेगा. प्लस हमारे स्टडी मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जिसमें कुछ टिपिकल पॉइंट्स ध्यान में रखने हम वो साथ में कवर करेंगे. देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर इज व्हाट? वी नीड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर आवर प्रोजेक्ट्स. क्या? वी नीड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो जो चैप्टर 7 में हम लोग डिस्काउंट रेट बार बार यूज करते हैं वो हम यहां पे ढूंढना सीख रहे हैं. जब हम यहां पे वो ढूंढना सीख रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट? ऑफ वन, इक्विटी कितना है, सेकंड डेट कितना है, थर्ड प्रेफरेंस कितना है, फोर्थ रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है. तो अगर आपको ओवरऑल ढूंढना है तो उसके लिए पहले आपको पार्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए फॉर फाइंडिंग आउट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम KO से डिस्क्राइब करते हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम KE से डिस्क्राइब करते हैं. कॉस्ट ऑफ डेट को हम लोग KD से डिस्क्राइब करते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग KP से डिस्क्राइब करते हैं. एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स को हम लोग KR से डिस्क्राइब करते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. अब ओवरऑल अच्छे से ढूंढने के लिए हम लोगों को KE, KD, KP, KR ये इंडिविजुअली बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस में क्या क्या ध्यान में रखना है. जब भी हम लोग डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो उसमें काफी अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं. इनफैक्ट डिबेंचर्स के अलावा भी डेट हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म लोन्स या लोन्स. ठीक है. जनरली आपका इसमें डिटरमाइन करना होगा पीरियड ऑफ रिडम्पशन. जैसे कि जो हमारा लोन या डिबेंचर का टाइम पीरियड है वो गिवन है या नहीं है. बिकॉज अगर नहीं होगा तो क्या आ जाएगा हमारा? इररिडीमेबल डिबेंचर्स. क्या आ जाएगा? इररिडीमेबल डिबेंचर्स. और अगर दिया हुआ है तो वो क्या आ जाएगा? रिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल मतलब कुछ समय में हम उसको रिडीम करने वाले हैं. इररिडीमेबल मतलब वो चलता ही रहेगा. कब तक? जब तक है जान. जब तक कंपनी है तब तक हमें हर साल क्या चुकाना है? चुपचाप इंटरेस्ट चुकाते रहना है. इंटरेस्ट चुकाते रहना है. तो फिर इसके लिए कॉस्ट हमें कैसे ढूंढना है? तो KD के लिए हम लोगों को सिंपली ये ध्यान में रखना है. क्या ध्यान में रखना है? कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है अगर इररिडीमेबल डिबेंचर से, क्या इररिडीमेबल, तो वो हो जाता है I इंटू 1 - T अपॉन P0 विच इज करेंट प्राइस. बट कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा? फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे रखा होगा. तो हम करेंगे करेंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. तो वो क्या हो जाएगा? NP. NP को हम लोग क्या बोलेंगे? नेट प्रोसीड्स. सर हमने 1 - T क्यों किया? 1 - T हमने इसलिए किया बिकॉज जो डिबेंचर्स है उसका इंटरेस्ट हम लोग प्री टैक्स देते हैं. बिकॉज वो हमारा एक एक्सपेंस की तरह वर्क करता है. और क्योंकि वो प्री टैक्स देते हैं इसीलिए उसको हम लोग 1 - T से एडजस्ट कर देते हैं. क्योंकि टैक्स शील्ड का एडवांटेज मिलता है हम लोगों को
हर एक्सपेंस पे। तो दैट बिकम्स के डी इज इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस टी। इसमें पॉइंट टू बी नोटेड क्या होगा कि अगर बाई चांस फ्लोटेशन कॉस्ट है तो हम लोगों को पैसा यूज करने को कम मिलेगा। 100 रुपए के डिबेंचर्स पे 2 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट है तो 98 कंसिडर होगा। जब फ्लोटेशन कॉस्ट की बारी आई है, और क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो एक पॉइंट फोकस में लाना चाहूंगा। अक्सर ये सवाल रहता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ क्या लेंगे। तो कहीं कहीं पे इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू लिया है, कहीं कहीं पे एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस लिया है। जनरली जिस पे हम इशू करेंगे, जितना रेज कर रहे हैं, उसका एज अ परसेंटेज लागू होना चाहिए। तो मोस्टली आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी के साथ दिएगा, नहीं तो आप उसको अपनी तरफ से पुट कर दो। फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोगों को मार्केट प्राइस से फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज के टर्म्स में लेना चाहिए। देखो एब्सोल्यूट टर्म्स में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 103 पे डिबेंचर इशू करेंगे, 2 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट है तो नीचे 101 रख देंगे। बट अगर 2% का परसेंटेज है तो 100 का 2% लेंगे कि 103 का, वो वाला बेसिस आ जाता है। जनरली जितना हम रेज करते हैं उसका परसेंटेज कोई भी जो है चार्ज करता है, बिकॉज फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, इशू चार्जेस। ठीक है, हम अंडर राइटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो वाला पार्ट हो गया। इसलिए जनरली अगर आप देखोगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ जो रेज कर रहे हैं हम लोग 103 रुपए, उसका परसेंटेज होना चाहिए। सेकेंड पार्ट फिर क्या आ जाता है हमारा, इसी में ही कॉस्ट ऑफ कौन सा डिबेंचर्स आ जाता है, रिडीमेबल डिबेंचर जाता है। रिडीमेबल डिबेंचर्स में 2 मेथड होते हैं, एक IRR अप्रोच और एक शॉर्टकट अप्रोच। शॉर्टकट में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, हम देखते हैं I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल अपॉन RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। कॉमन सेंस है, हम कितना यूज कर रहे हैं पैसा, वो एवरेज इधर आ गया नीचे। RV मतलब कितने पे रिडीम करूंगा, NP मतलब कितना मिला है। सपोज मिला है इनिशियली 97, रिडीम करूंगा 105 पे तो 8 रुपए एक्स्ट्रा चुका रहा हूं मैं। अब 5 साल के अंदर 8 रुपए चुका रहा हूं, मतलब पर ईयर 1.6 हो गया। तो ये जो सेकेंड फंडा है, दिस इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा और द लेस आई एम पेइंग ऑन द इशू प्राइस एंड रिडेम्पशन वैल्यू का डिफरेंस। एंड हर साल मुझे I इंटू 1 माइनस टी तो चुकाना ही है। तो ये बेसिकली इंटरपोलेशन का नॉर्मलाइज्ड वर्जन है ये फॉर्मूला, विच इज व्हाट के हम लोग कितना इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स चुका रहे हैं हर साल, वो हमारा आउटफ्लो होगा, प्लस 98 पे इशू किया, 105 पे रिडीम किया, 100 तो 7 रुपए एक्स्ट्रा चुका रहे हैं सपोज 5 साल में, तो ईयरली कितना एक्स्ट्रा चुका रहे हैं हम लोग 1.4 ये प्लस जो हमारा ईयरली इंटरेस्ट है वो तो है ही है। ठीक है, तो उनको डिवाइड करके हम लोग क्या कर देंगे, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। और IRR मेथड में यही चीज कैसे होगी, यहां पे आप क्या करेंगे, नेट प्रोसीड्स लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे सपोज 5 साल का वो पार्ट है तो हम यहां पे लिखेंगे I इंटू 1 माइनस टी फॉर ईयर 1 2 3 4 5, और 5th ईयर में एक और चीज लिख देंगे, क्या, रिडेम्पशन वैल्यू। अब एक ऐसी रेट जो राइट हैंड साइड के सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेट कर दे, उसको हम लोग यूज करेंगे। इसलिए यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, 1 प्लस आई रेस टू 1 रेस टू 2 रेस टू 3 रेस टू 4 रेस टू 5। तो बेसिकली ये जो वो रेट है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देगी, मतलब वो हमारा इफेक्टिव कॉस्ट हो गया। और हमेशा ध्यान रखना, डेट का हम लोग पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं। इक्विटी में पोस्ट टैक्स करने की अलग से जरूरत नहीं होती, क्योंकि इक्विटी पे जो डिविडेंड देते हैं वो ऑलरेडी, प्रेफरेंस में जो डिविडेंड देते हैं वो ऑलरेडी पोस्ट टैक्स ही होता है, रिटेन अर्निंग्स ऑलरेडी पोस्ट टैक्स ही होता है। तो सिर्फ यही एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे हम लोगों को 1 माइनस टी का एडजस्टमेंट करना होता है, और कहीं पे हम लोग एडजस्टमेंट करते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखें, सपोज हमने डिबेंचर को 98 पे इशू किया है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमेशा फेस वैल्यू पे होता है इंटरेस्ट, तो 100 रुपए का 10% कितना हो जाएगा 10, और 30% का टैक्स रेट है, तो हम क्या करेंगे 7 7 7 7, और सपोज पार पे रिडीमेबल है तो 107। अगर प्रीमियम पे रिडीमेबल होगा
तो जो ज्यादा वैल्यू है वो आ जाएगा। अब एक ऐसी रेट जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगेन इक्वेट कर देगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज बेसिकली योर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, जो हम लोगों को हेल्प करेगी टू फाइंड आउट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, डेट में एक और तीसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिबेंचर्स है वो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे कुछ टाइम बाद। पहले तो हमें रेशियो देखना पड़ेगा। किसका रेशियो देखना पड़ेगा, समझना अच्छे से, ध्यान देना। क्या कि रेशियो, सपोज एक डिबेंचर 10 शेयर्स में कन्वर्टेबल है 5 साल बाद, तो हमें 5 साल बाद रिडेम्पशन वैल्यू में क्या करूंगा मैं, 10 शेयर्स, और तब की एक एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस दी हुई होगी। नहीं तो वो लोग क्या देंगे, आज की मार्केट प्राइस और किस रेट पे ग्रो होगा वो दिया हुआ होगा। जैसे कि सपोज आज की मार्केट प्राइस दे दी है 12 रुपए और बोला हर साल 10% से ग्रो होगा, तो 12 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, 5 बार जैसे ही हमने ऐड कर दिया तो हमारी एक वैल्यू आ गई। वो वैल्यू को 10 शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तब का कन्वर्टेबल वैल्यू। बेसिकली डिबेंचर्स को रिडेम्पशन की वो वैल्यू होगी, क्योंकि जब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होगा तो वो रिडीम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, इक्विटी के अंदर। तो हमको तो इक्विटी की वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विटी हम बाजार में बेच पाएंगे तब। तो वो फैक्टर को हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है अंडर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वैल्यू फॉर फाइंडिंग आउट थिंग्स। सो इसको भी हम लोगों को प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। कब, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में हम लोगों को जो है वो इक्विटी और शेयर मतलब डिबेंचर का कन्वर्जन रेशियो दे रखा होगा, और उस रेशियो के बेसिस पे हम लोग वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो आपने ये सब इंडिविजुअल फॉर्मूला पढ़े होंगे, उसको रिकलेक्ट करा रहा हूं मैं। ये सेम बैठी चीज कॉस्ट ऑफ डेट वाली किस में आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। रिश्ता वही, सोच नहीं। क्यों, क्योंकि डेट और प्रेफरेंस की कैरेक्टरिस्टिक एक तो सिमिलर ही है कि कमाया, प्रेफरेंस में बस ऐसा है कमाया तो ही देना पड़ेगा, वो भी अगर क्यूमुलेटिव है तो अक्यूमुलेट होता रहेगा। बट हम लोगों को जहां पहले आई इंटू 1 माइनस टी था, वहां पे क्या रख देना पड़ेगा, डिविडेंड की डिविडेंड रख देना पड़ेगा। तो हम प्रेफरेंस में सेम, अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P0 इज इक्वल्स टू जो D1 बाय KP, तो KP इज इक्वल्स टू D1 बाय P0। अगर हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो वही सेम फॉर्मूला I इंटू 1 माइनस टी की जगह पे हम यहां पे क्या रख देंगे, D1 डिविडेंड ऑफ अपकमिंग ईयर, वो जो हर साल सेम ही होता है, क्योंकि इक्विटी में ग्रोथ होती है, प्रेफरेंस में कांस्टेंट डिविडेंड ही होता है हमेशा। तो वो आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन। सो दिस इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला विच इज नथिंग बट, अगर आप ढंग से समझे तो ये हमारा इंटरपोलेशन ही है कि हम हर साल कितना दे रहे हैं वो लीनियर टर्म्स में पुट कर रहे हैं। वही आईआरआर जो है वो लीनियर नहीं होके क्या कर रहा है, वो एक्चुअल इक्वेशन बना दे रहा है और उस बेस पे वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो आईआरआर में हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे। एक और शॉर्टकट मैंने आपको बताया था पहले भी, आप क्या कर सकते हैं, पहले शॉर्टकट से एक रफ रेट निकाल ले और आईआरआर मेथड बोला है तो उसको उसके आजू बाजू की रेट आईआरआर में पुट करे, तो आपको वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी कि कितनी वैल्यू कैसे निकल के आ रही है। सो अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्मूला बोलूं तो यही देखो जो स्क्रीन पे आपको डिबेंचर्स के फॉर्मूला दिख रहे हैं, उसमें जहां जहां के डी है वहां वहां क्या कर देंगे, केपी, जहां जहां आई इंटू 1 माइनस टी है वहां वहां क्या कर देंगे, D1। तो यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा, D1, एंड सेम चीज में हमारा क्या आ जाएगा, केपी। केपी में क्यों हम नेट ऑफ टैक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जब पे करते हैं तो पोस्ट टैक्स ही होता है, पोस्ट टैक्स ही होता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर के फुल फ्लेज क्वेश्चन करने जाते हैं, बोले वो हो जाएंगे, बट पहले आपको हमेशा
इंडिविजुअल पार्ट्स रिवाइज कर लेने चाहिए, तो बहुत इजी पड़ेगा आपका इंडिविजुअल। तो ये हमारा एक और सेगमेंट हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढते हैं। ढेर सारे मेथड्स है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, ढेर सारे मेथड्स है जो आपको टेक्निकली ध्यान में रखने हैं। वैसे जैसे कौन सा अप्रोच है, पहले डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ठीक है, विच इज नथिंग बट D1 बाय P0, ठीक है, इज इक्वल्स टू KE। इसमें हम लोग मान रहे हैं कांस्टेंट ग्रोथ है या नो ग्रोथ है, नो ग्रोथ है इसके अंदर, बिकॉज यहां पे हमारा डिविडेंड परमानेंटली सेम रहने वाला है। और यहीं अगर ग्रोथ आएगी तो D1 बाई P0 प्लस G, ठीक है, ये कांस्टेंट ग्रोथ में। तो ये क्या हो गया, सपोज अभी हमारा बाजार में प्राइस 50 है, हम 5 रुपए का डिविडेंड अगले साल देने वाले हैं। अगले साल पे फोकस करिएगा कि कई बार आपको करंट ईयर डिविडेंड दे देते हैं, हमें फॉर्मूला में हमेशा नेक्स्ट ईयर डिविडेंड लेना है। तो करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड पे कैसे जाएंगे, D0 इंटू 1 प्लस G इज इक्वल्स टू D1। जैसे बोल दिया करंट ईयर का डिविडेंड 5 है और बोल दिया नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड 5 है, तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड 5 है तो सीधा फॉर्मूला में ले लेना है। करंट ईयर का डिविडेंड 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 5 पे ग्रोथ रेट ऐड करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, D1 मिलने वाला है फॉर वर्किंग थिंग्स। सो ये भी हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है whenever we are working. So KE is equals to what, D1 by P0, और दूसरा वर्जन क्या है इसका, D1 by P0 plus G, ठीक है। This is when no growth is given, this is when constant growth is given। वेरिएबल ग्रोथ का एक वर्जन होता है, बट वो डिविडेंड डिसीजन हमारा एक चैप्टर है, उसमें वो फॉर्मूला क्रिएट होगा, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से हम लोग वो वर्क करते हैं। सो नो ग्रोथ आ गया, कांस्टेंट ग्रोथ आ गया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्जन इक्विटी में आता है, सेकेंड पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। ये कौन सा अप्रोच है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अर्निंग्स प्राइस अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, हमारा KE हो जाता है E1 बाई P0 या फिर E1 बाई P0 प्लस G। कई कई क्वेश्चंस में आपको अर्निंग्स देंगे, कई कई क्वेश्चन में आपको डिविडेंड देंगे, ठीक है। तो डिविडेंड दिया हुआ हो तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच, सिर्फ अर्निंग्स दिया हो तो अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, दोनों दिए हुए हो तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच। क्योंकि शेयर होल्डर्स को टेक्निकली कैश में कितना मिलेगा, डिविडेंड ही मिलेगा, और बाकी जो रिटेन होगा वो ज्यादा होके आने वाले टाइम में एडजस्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ रेट। इसलिए तो कई कई क्वेश्चन है जहां आपको EPS दे रखा होगा और डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा होगा। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है, मतलब वो आपको हिंट दे रहे हैं। क्या चीज का हिंट दे रहे हैं, कि आप क्या करो, डिविडेंड निकाल लो और उसके बेसिस पे कौन सा मेथड लगाओ, डिविडेंड प्राइस अप्रोच वाला मेथड लगाइए। तो सेम ही बेसिस दे रखा है हमको KE में, इन डिविडेंड प्राइस अप्रोच एंड इन अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। उसके बाद आपका आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, विच इज CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ये फॉर्मूला आपको CA फाइनल नहीं, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक काम में लागू रहेगा, अगर आप फाइनेंस की फील्ड से एसोसिएटेड हो तो। क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ टर्म कॉल्ड बीटा। बीटा इज व्हाट, इट इज आवर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। उसका लेवरेज में भी जिक्र था, क्योंकि बीटा ज्यादा होगा मतलब रिस्क ज्यादा है, तो लेवरेज भी उन कंपनीज की ज्यादा होगी। तो वो फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। CAPM के हिसाब से KE होता है RF प्लस बीटा टाइम्स RM माइनस RF, जहां पे RM इज रिटर्न ऑफ द मार्केट, RF इज रिस्क फ्री रेट एंड बीटा इज योर रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट। जैसे बीटा 2 है तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि सब, अगर मार्केट अगर 15 से बढ़ रहा है तो आप कितने से बढ़ रहे हो, 30 से हिस्टोरिकली।
तो हिस्टोरिकली आप में डबल का चेंज आता है तो लोगों को आपसे मतलब एक्सपेक्टेशन डबल की होगी, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, बिकॉज आप में ज्यादा वॉलेटिलिटी रही है हिस्टोरिकली एज कंपेयर टू मार्केट। तो बीटा आपको दिया हुआ होगा। कई कई क्वेश्चन में वो लोग वर्ड दे देंगे रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट, तो रिस्क प्रीमियम अगर वर्ड दे दे, छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, आर एम माइनस आर एफ। वो क्या हो जाएगा, आर एम माइनस आर एफ फॉर वर्किंग थिंग्स आउट। सो ये भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है। ये क्या हो गया आपका CAPM अप्रोच। उसके बाद आपका आता है एक और अप्रोच जिसको हम बोलते हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड मतलब 1 ईयर का भी हो सकता है, मल्टीपल ईयर का भी हो सकता है। अगर 1 ईयर की बात करें, अगर 1 ईयर की बात करें रियलाइज यील्ड में, तो वो क्या बताता है, इट इज बेसिकली P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0 इज इक्वल्स टू KE। हमारी प्राइस पहले 10 थी, अब हमारी प्राइस 12 हो गई और हमें 0.5 का डिविडेंड मिला, तो टेक्निकली हमने 2 प्लस 0.5 कितना कमाया, 2.5। कितने पे कमाया, 10 पे। 2.5 अगर 10 पे कमा रहे हैं मतलब 25% हमारा KE हो गया। जो हमारी रियलाइज यील्ड है वो हमारा एक्सपेक्टेशन हो गया, इसलिए KE इस केस में कितना होगा, 25%। 25%। और ये अगर मल्टीपल ईयर्स के लिए आ जाए तो ऐसा भी संभव है। मल्टीपल ईयर्स के लिए फिर क्या करोगे, आप हर एक साल का इंडिविजुअल रिटर्न निकालोगे। ऐसा एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में। हर एक साल का इंडिविजुअल रिटर्न निकालोगे और फिर उसका क्या करोगे, एवरेज। और अगर 2 ईयर, 4 ईयर, 8 ईयर्स जो कैलसी पे ढूंढ सकते हैं हम लोग वो है, तो उसका टोटल मार के 4 करने की जगह पे चारों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दोगे, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अंडर रूट नहीं, 4th रूट कर दोगे तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो रियलाइज यील्ड मतलब हमने हर एक साल का क्या निकाल लिया, इंडिविजुअल रिटर्न हिस्टोरिकली या एक्सपेक्टेड टर्म्स में, और उसका एवरेज कर देंगे तो रियलाइज यील्ड आएगा। तो कितने फॉर्मूलाज हो गए KE ढूंढने के लिए। पहला डिविडेंड प्राइस अप्रोच, जिसमें अगेन 2 तरीके हो गए, क्या, नो ग्रोथ कांस्टेंट ग्रोथ, D1 बाई P0, D1 बाई P0 प्लस। लेकिन इसमें भी ध्यान रखें कि P0 की जगह अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दे दिया है तो हम P0 माइनस FC कर देंगे तो हमारा NP आएगा। वापस क्या, P0 माइनस FC कर देंगे तो हमारा NP मतलब नेट प्रोसीड्स आएगा। तो हम लोग करेंगे D1 बाय NP, ठीक है, इन दैट केस, और D1 बाय NP प्लस G। सिमिलरली E1 बाय NP और E1 बाय NP प्लस G। ये कौन सा अप्रोच हुआ, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। CAPM होता है RF प्लस बीटा टाइम्स रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम इज नथिंग बट RM माइनस RF। और फिर आता है आपका कौन सा अप्रोच, रियलाइज यील्ड। सिंगल ईयर दिया हुआ है तो P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0, और अगर मल्टीपल ईयर्स दिए हुए तो इंडिविजुअली हर एक साल का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, डिविडेंड लेके यील्ड निकाल लो। उन यील्ड का टोटल मार के अगर 5 साल है तो डिवाइड बाय 5, 4 साल है तो अंडर रूट और एक बार और अंडर रूट करके GM निकाल लो। सर KR क्या होता है, KR एंड KE सेम होता है, बस KR ढूंढते वक्त आपको फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करना है, क्योंकि इक्विटी पे किसका अधिकार है, शेयर होल्डर्स का। रिटेन अर्निंग्स पे किसका अधिकार है, शेयर होल्डर्स का। इक्विटी को इश्यू करने जाएंगे पूरे गांव में ढिंडोरा पीटना पड़ेगा, हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, आओ 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 हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। रिटेन अर्निंग्स के लिए क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, नक्की करना पड़ेगा कि डिविडेंड कम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो रिटेन अर्निंग्स को यूटिलाइज करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसीलिए उसमें हम लोग माइनस FC जो करते हैं वो नहीं करने वाले हैं ढूंढने के लिए। तो वो फैक्टर आपको टिपिकली ध्यान में रखना है जब भी आप इनकॉर्पोरेट करोगे। देखो आपका पूरा FM बहुत इजी है, पॉइंट्स बहुत सारे हैं बस। तो अगर आपके किया हुआ है तो ये रिकलेक्शन आपको हेल्प करेगा कि एग्जाम में, क्योंकि बड़े क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर एक भी गड़बड़ हुई तो इवेंचुअली एंड में गड़बड़ होगी। और जनरली आपको
स्टेप मार्किंग में बहुत ज्यादा नंबर मत एक्सपेक्ट करना सीए इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक है तो आपको मेजॉरिटी मार्क्स मिले हैं क्वेश्चन में, ठीक है। गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स मे बी डिडक्टेड फॉर दैट। इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो छोटे पार्ट्स हो गए तो बड़ा क्वेश्चन तो ओवरऑल बन ही जाएगा। तो ये हमारे सारे अप्रोचेस हुए। केआर में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है? फ्लोटेशन कॉस्ट को ध्यान में रखना है। क्या केआर में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और अगर आपको शेयर होल्डर का पर्सनल इनकम टैक्स दे रखा है तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते तो इतना पैसा लगता, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल था, जब तक कंपनी में है तो नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में उसको तो इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए। इसलिए वो 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स इन केस अगर दे दिया है तो उसको हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो ये आपके कुछ बेसिक फंडे हो गए फॉर योर चैप्टर नंबर 4। इसमें सिर्फ कुछ टिपिकल क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कवर कर देता हूं। जैसे ये एक स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है कि RBML इज प्रोपोजिंग टू सेल अ 5-year बॉन्ड ऑफ 5,000 at 8% rate of interest per annum. The bond amount will be amortized equally over its life. ये नया पॉइंट दे दिया इन्होंने क्या? दिस इज सेल्फ अमर्टाइजिंग डिबेंचर और बॉन्ड। नॉर्मली क्या है, हम पूरा पैसा कब रिडीम करते हैं? लास्ट ईयर में। लेकिन इन्होंने क्या बोला हुआ है? द बॉन्ड विल बी अमर्टाइज इक्वली ओवर इट्स लाइफ। तो ऐसे केस में जब हम कैश फ्लो का पैटर्न बनाएंगे तो हम लोगों को क्या ध्यान में रखना होगा कैश फ्लो के पैटर्न में? वैसे तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन में हमें प्राइस दिया हुआ होगा, हमें कैश फ्लोज दिए हुए होंगे, हम लोगों को क्या ढूंढना होगा? केडी। इस क्वेश्चन में हमें प्राइस ढूंढने को बोला है, तो वेरिएबल्स हमेशा ध्यान में रखे फाइनेंस में। जैसे क्या वेरिएबल्स होंगे? इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, करंट मार्केट प्राइस, डिस्काउंट रेट, रिडेम्पशन वैल्यू। इसमें से नॉर्मली एक मिसिंग होगा, बाकी सब दिए हुए होंगे। तो वही फैक्टर इसमें देखते हैं। 5,000 का बॉन्ड है, 8% इंटरेस्ट है पर एनम। तो अगर मेरे को कैश फ्लोज ड्रॉ करने हैं तो मैं क्या करूंगा कि हमेशा इंटरेस्ट किस पे देते हैं? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे, कि जो रीपे कर रहे हैं उस पे? आउटस्टैंडिंग पे। तो पहले साल हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है? 5,000। 5,000 का 8% कितना हो जाएगा? 400। टैक्स रेट मिसिंग है। होता तो भी हम लोग जब वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो टैक्स रेट माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को तो उतना ही मिलेगा, फिर उसके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा और उस फैक्टर से हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये पार्ट 400, ठीक है। 400 के बाद प्लस पहले साल 5,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब इधर कितना लिख देंगे हम लोग? 1,000। क्यों 1,000? बिकॉज ऑफ दिस लाइन दैट आई हैव हाइलाइटेड। क्या लाइन है? कि द बॉन्ड विल बी अमर्टाइज्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ। तो 400 हमारा 8% के हिसाब से इंटरेस्ट हुआ और 1,000 रुपए हम लोगों ने क्या किया? अमर्टाइज, तो रीपे कर दिया। मतलब सेकेंड ईयर में अब हमें कितना इंटरेस्ट देना होगा? 4,000 का 8% कितना हो जाएगा? 320। और 1,000 चुका देंगे तो अगले साल कितना देना होगा? 3,000 पे 8%, 240। और 1,000 चुका देंगे और उसके अगले साल क्या करना होगा? 160 और 1,000 रुपए, और आखिरी साल 1,000 पे 8% 80 प्लस 1,000। इन सबको हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट कर देंगे। किससे डिस्काउंट करेंगे? 1.06 रेस टू 1, 1.06 रेस टू 2, 1.06 रेस टू 3, 1.06 रेस टू 4 एंड 1.06 रेस टू 5। इन सब का पीवी करेंगे तो हमारा प्राइस आ जाएगा। नॉर्मली बड़े क्वेश्चन में आपको प्राइस दिया हुआ होगा, आपको कैश फ्लोज दिए हुए होंगे, हमें क्या ढूंढना होगा? रेट, डिस्काउंट रेट विच विल बी केई, बिकॉज ये हमारा IRR मेथड है। सो ये बेसिस आपको ध्यान में रखना है। हम लोगों को इस क्वेश्चन में बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू ही पूछा है, तो हम लोग ये प्रेजेंट वैल्यू पुटअप कर देंगे।
This is how we must calculate the general basis of the value that is there. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, जहां पे हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है. देखो मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहा हूं, ठीक है. जैसा मैंने पहला भी बोला था कि दिस इज अंडर द अजम्पशन, आपने चैप्टर कर रखा है, थोड़ी धूल मिट्टी लग गई है, उस धूल मिट्टी को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बार ये सुन लेंगे तो आपका मोटा मोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार विथ अ मेच्योरिटी ऑफ 6 years. On maturity, each debenture will be converted into 2 equity shares of the company. तो ये कौन सा कैटेगरी हो गया? Convertible debentures. The risk-free rate of return is 10%, market risk premium is 18%, and beta of a company is 1.25. The company has paid dividend of rupees 12.76 per share. 5 years ago, it paid a dividend of 10 per share. Flotation cost of issue amount is 5%. सेकेंड पार्ट तो प्रेफरेंस शेयर पे है. हम लोगों को क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन मेथड. अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए हम लोगों को क्या फॉर्मूला लगना होगा? I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2. ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है. तो इसके लिए हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आ जाता है. क्या ढूंढना? RV. RV मतलब रिडेम्पशन वैल्यू. रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा? हर एक इक्विटी शेयर किस में कन्वर्ट होगा? हर एक डिबेंचर किस में कन्वर्ट होगा? 2 इक्विटी शेयर में. तो मुझे क्या करना होगा? कितने साल बाद ये कन्वर्जन हो रहा है? 6 साल बाद. तो 6 साल बाद एक इक्विटी शेयर की वैल्यू ढूंढूंगा मैं, और उस एक इक्विटी शेयर की वैल्यू को इंटू 2 करूंगा, मतलब एक डिबेंचर की रिडेम्पशन वैल्यू आ जाएगी. तो यहां पे इक्विटी और डेट मिक्स क्वेश्चन बन गया है. तो उसमें हम लोग क्या फैक्टर करेंगे देखें जरा. तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों को दे रखा है द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 12.76. 5 years ago it paid a dividend of 10. मतलब इससे ग्रोथ रेट पता चल जाएगी हम लोगों को. हमारी ग्रोथ रेट क्या बनेगी देख लेते हैं. आपने चेक किया होगा तो 5% बन रही है. उसका एक रफ अंदाजा कैसे लोगे? देखो 2.76 बढ़ रहा है टोटल 5 साल में. 2.76 को डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो लगभग आपका बढ़ेगा 0.55. ठीक है, तो 10 पे 0.55 मतलब 5 के नजदीक ही होना चाहिए, क्योंकि 5.5 तो हमारा ऑन एन एवरेज बैठेगा. तो 5% हमारा जी आ गया. ऑल्सो हम लोगों को CAPM इस्तेमाल करना होगा. तो रिस्क फ्री रिटर्न कितना दे रखा है? 10%. मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब RM माइनस RF ही दे दिया है. तो मैं यहां पे करूंगा प्लस 1.25 इंटू 18%. तो टोटल आ जाएगा हमारा 32.5%. ये हमारा KE बन गया. अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को बोला हुआ है कि ऑन मैच्योरिटी ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 18%, बीटा इज 1.25 और कंपनी हैज पेड मतलब ये आने वाले साल का डिविडेंड है कि रीसेंट डिविडेंड है? रीसेंट डिविडेंड. ये भी एक एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको. तो अगर ये हमारा रीसेंट डिविडेंड है दैट मींस कि ये हमारा D0 दे दिया है. तो हम लोगों को इसमें मिक्सचर लगाना है, क्योंकि मैं क्या करूंगा? KE माइनस जी से करंट मार्केट प्राइस ढूंढूंगा और फिर उस मार्केट प्राइस में मैं क्या ऐड करूंगा? 5% ग्रोथ रेट ऐड करूंगा, क्योंकि डिविडेंड 5% से बढ़ रहा है तो मार्केट प्राइस भी 5% से बढ़ेगी, ऐसा मानना पड़ेगा मुझे. तो दैट इज हाउ द
इफेक्टिव रियलाइजेशन का बेस होगा। मार्केट प्राइस 5% से बढ़ेगी नहीं, मेरा डिविडेंड आने वाले समय में क्या होगा वो चेक करना पड़ेगा। तो अभी मेरा D0 12.76 है, मेरा कब रिडेम्पशन होगा वो बताइए। 6 साल बाद कन्वर्जन होगा, तो मुझे छठे साल के एंड में प्राइस चाहिए। अब प्लीज ध्यान रखना P0 इक्वल टू क्या होता है, D1 अपॉन KE माइनस जी। तो P6 क्या होगा, D7 अपॉन KE माइनस जी। D7 मतलब मुझे 7th ईयर का डिविडेंड चाहिएगा, तो 7th ईयर का डिविडेंड कैसे आएगा, 12.76 इंटू 1.05 रेस टू 7। क्यों रेस टू 7 करूंगा ये समझ आया होगा आपको, क्योंकि मुझे कब चाहिए, 6th ईयर के एंड में प्राइस चाहिए। जैसे अगर मुझे अभी का प्राइस चाहिए तो मेरे को अगले साल का डिविडेंड चाहिएगा, तो 6th ईयर का अगर मुझे प्राइस चाहिए मतलब मुझे 7th ईयर का डिविडेंड चाहिएगा। तो करिए 1.05 रेस टू 7 इंटू 12.76। तो हमारा यहां पे ये जो D7 है ये कितना आ गया होगा, 17 पॉइंट, KE हमें पता है कितना है 32.5 माइनस G हमें पता है 5, तो ये परसेंटेज टर्म्स में जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 17.95 डिवाइड बाय 0.275, ठीक है, 65.28। ये मेरी एक शेयर की प्राइस हुई कब, छठे साल के एंड में। ये एक शेयर कितने में कन्वर्ट होगा, 2 शेयर में। एक शेयर नहीं, एक डिबेंचर कितने में कन्वर्ट होगा, 2 इक्विटी शेयर्स में। तो मेरे एक डिबेंचर की वैल्यू आफ्टर लॉट ऑफ इयर्स क्या हो जाएगी, फॉर्मूला I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स अपॉन RV प्लस NP बाय 2। इसको मैं लिखूं अगर, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना है, 15%। और टैक्स रेट कुछ दिया हुआ है क्या हम लोगों को, 40%। तो हम लोग यहां क्या कर देंगे, 15 इंटू 0.6 प्लस RV विल बी 65.28 इंटू 2। क्यों 65.28 इंटू 2 करेंगे बोलिए, क्योंकि वो क्या होगा, 2 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। वापस समझिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्यारा सा पॉइंट है। हम लोगों को डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करना है छठे साल के एंड में, तो इक्विटी शेयर की वैल्यू चाहिएगी छठे साल में, तो मुझे उसका डिविडेंड चाहिएगा 7वें साल में, तो उसके लिए मुझे ग्रोथ रेट चाहिएगी। तो हिस्टोरिकली जो ग्रोथ रेट रही है उसको मैं ढूंढा तो 5% आई। करंट डिविडेंड में 7 बार 5% ऐड करूंगा तो मेरा D7 आएगा। KE मैंने CAPM से ढूंढा और G माइनस किया तो 6th ईयर के एंड में प्राइस आई, और वो 6th ईयर के एंड की प्राइस 2 शेयर्स जो है वो एक डिबेंचर में कन्वर्ट होंगे। तो इफेक्टिवली एक डिबेंचर की वैल्यू छठे साल में कितनी होगी, 130.56 माइनस अभी का नेट प्रोसीड्स में कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है क्या हम लोगों को, 5% ऑफ द इश्यू अमाउंट, और हम 100 रुपए पे इश्यू कर रहे हैं आज। 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार विथ अ मैच्योरिटी ऑफ 6 years। तो हमारा टेक्निकली यहां पे NP कितना बैठ जाएगा, 95। अब इसको आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 130.56 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्या मेथड आ गया, अप्रोक्सीमेशन मेथड से वैल्यू आ गया। इसका कितना बैठ रहा है निकाल सकते हैं, 13.28%, 23%। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, कन्वर्टेबल डिबेंचर का आए तो आपको ये रेज करके ध्यान में रखना है। इस तरीके से वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे इसकी। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसी में ही प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट, 5% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। These shares are redeemable at 10 years at par. Flotation cost is 6% of the issue amount. हमें प्रेफरेंस शेयर में क्या कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, YTM मेथड से कैलकुलेट करने को बोला। YTM इज फुल फॉर्म क्या होता है, यील्ड टू मेच्योरिटी या यील्ड टिल मेच्योरिटी, विच इज अनदर नेम फॉर व्हाट, IRR मेथड। ध्यान रहे,
तो इसको हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? यहाँ पे हमारा फंडा आ जाएगा 5% प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे, मतलब ये डिविडेंड की रेट हो गई, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब हमने 110 पे इशू किया था, ठीक है। दी शेयर्स आर रिडीमेबल एट आफ्टर 10 इयर्स एट पार, मतलब रिडीम कितने पे करेंगे? और फ्लोटेशन कॉस्ट है 6% ऑफ द इशू अमाउंट। प्यारा क्वेश्चन है, इशू अमाउंट क्लियर हिंट दे दिया है, किस पे लेंगे हम लोग? मार्केट प्राइस पे, मतलब 110 पे। तो वाईटीएम मेथड में हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भर देना है पूरा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 2 3 डॉट 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 9 और 10। हमारा 100 का 5% कितना जाएगा? 5 5 5 5। 10th ईयर में कितना जाने वाला है? अगर हम देखें तो 10th ईयर में जाएगा 100 प्लस 5, मतलब, और आज मिल कितना रहा है मुझे अगर हम देखें तो 110 माइनस 6%। क्यों 110 माइनस 6%? क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट हमारा नेट प्रोसीड्स को कम करेगा। आईआरआर में हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे एनपी, राइट हैंड साइड पे कैश फ्लोस, डिस्काउंट रेट ढूंढेंगे, डिस्काउंट रेट ढूंढेंगे। तो अगर हम ये देखें तो 555555105, तो अब एक ऐसी रेट जो हमारे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को इक्वेट कर दे वो आएगा। मैंने आपको इसका तरीका ऑलरेडी बताया है, क्या कि हम लोग क्या करेंगे? पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड से एक रफ रेंज निकाल लेंगे। जैसे इस केस में क्या करोगे आप? करो आरवी, व्हाट इज आरवी? 100 माइनस एनपी, एनपी कितना आएगा? 110 माइनस 6%, कितना आ रहा है? तो करो 100 माइनस 103.4 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 10, उसको m माइनस कर दीजिए क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है, और 5 को m प्लस कर दीजिए और मेमोरी रिकॉल करिए, कितना आ रहा है? अच्छा वो नेगेटिव नहीं, m माइनस तो नेगेटिव में प्लस हो गया, वापस नॉर्मल करिए, वापस गड़बड़ की क्या? हम लोग करेंगे सबसे पहले हमारा आरवी, व्हाट इज आरवी? 100, व्हाट इज एनपी अगर देखे तो करो 3.8 डिवाइडेड बाई 10, उसको m माइनस करो, ठीक है, और 5 को m प्लस कर दो, अब नॉर्मल निकालो तो कितना है? 4.62, और अपॉन में हम लोग क्या करेंगे? आरवी प्लस एनपी, मतलब 100 प्लस 103.8 डिवाइडेड बाई 2, इससे एक परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए। थ्री पॉइंट फोर था तो ये हो जाएगा 4.66। 4.66 को इवैल्यूएट करोगे और यहां पे भी 103.4 आ जाएगा, तो उससे आपकी वैल्यू बन जाएगी। जो भी टिपिकल चीजें हैं वो बता दी, अमर्टाइज्ड, कन्वर्टिबल और वाईटीएम मेथड कैसे यूज करना है वो वाला पार्ट। ऐसा ही एक और टिपिकल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी कवर, जिसमें क्या पहलू आपको ध्यान में रखने हैं वो हम देख रहे हैं। क्या बोला हुआ है यहाँ पे? डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये क्यों लिया क्वेश्चन? उसके बहुत सारे रीजन है, वो जब मैं अभी बोलूंगा आगे तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं तो बोलूंगा नोट कर लिएगा। आपको क्या दिया हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर and a new issue priced at 125 per share will be subscribed. Flotation cost will be 5 per share. Dividend, during the previous 5 years, dividend have steadily increased from 10.6 to 14.79. Dividend at the end of current year is expected to be 15 per share. Preference shares, 15% preference shares with face value of 100 would realize 105. Debentures, the company proposes to issue 11-year 15% debenture, but the yield on debenture of similar maturity and risk class is 16%. हर एक पॉइंट में इसमें कुछ अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले कभी भी डिविडेंड ऐसे दिया हुआ हो ना
इसका मतलब हमें जी फाइंड करना होगा। तो वो कैसे देंगे, एक तो इमीडिएट प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का दिया है तो एक रफ रेंज उससे पता चल जाएगी। तो जैसे करो 15 डिवाइडेड बाय 14.19, 1 पॉइंट कितना बैठ रहा है 057, मतलब एक रफ रेंज आ गई के 5.5-6% के आजू बाजू है। अब इसको हिस्टोरिकली चेक करते हैं। 10.6 टू 14.19 में मैं 6% की ग्रोथ रेट लगाता हूं। करो 1.06 इंटू इक्वल टू, तो रेस टू 2 हो गया, फिर इक्वल टू तो रेस टू 3 हो गया, फिर इक्वल टू तो रेस टू 4 हो गया, फिर इक्वल टू तो रेस टू 5 हो गया, इंटू 10.6, 14.185 मतलब 14.19 आ गया। मतलब प्रीवियस ईयर्स में हिस्टोरिकली आपकी ग्रोथ रेट कितनी रही है 6%। 6%। प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में हमेशा आंखें खोल के प्रॉपर चेक कर लेना कि मैच्योरिटी का टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। जैसे कि इस केस में देखो 15% प्रेफरेंस शेयर विथ फेस वैल्यू ऑफ 100 वुड रियलाइज 105 पर शेयर। इसका क्या मतलब हुआ, हमको कहीं पे भी ये दे ही नहीं रखा। क्या नहीं दे रखा है हमको कि कब रिडीम होगा। कब रिडीम होगा मतलब ये कौन सा डिबेंचर हो गया, कौन सा प्रेफरेंस शेयर हो गया, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया। और अगर ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है दैट मींस हम यहां क्या करेंगे 100 का 15% कितना हो गया 15 अपॉन 105, तो 1/7 हो जाएगा ये। तो आपका केपी बन गया 14.2857, 1428%। ये केपी बन गया है आपका। फिर अगर हम देखें तो डिबेंचर की बात करते हैं। द कंपनी प्रोपोजेस टू इशू 11 ईयर 5%, 11 ईयर 15% डिबेंचर, बट द यील्ड ऑन डिबेंचर्स ऑफ सिमिलर मेच्योरिटी एंड रिस्क क्लासेस 16%, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%। इसका मतलब ये हमें पहले प्राइस ढूंढने को बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस ही नहीं है। 11 ईयर है मतलब रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है, रिडीमेबल। पर रिडीमेबल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आप ढंग से देखो तो हमारा फॉर्मूला होता है I इंटू 1 - t प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय। अब कभी भी ध्यान रखना कि हम लोगों को अगर रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो वो पार हो जाता है, बट इशू के बारे में इन्होंने हिंट दे रखा है क्या कि उसको कैसे कंपनी प्राइस करेगी कि यील्ड कितना बैठे 16%। मतलब उन्होंने इनडायरेक्ट हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट दिया हुआ है इनडायरेक्ट, कि हम लोगों को पहले प्राइस ढूंढना पड़ेगा, P0 ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना पड़ेगा, ये ऐसे यहां पे हम लिखेंगे 15 15 15 कितने सालों के लिए 11 सालों के लिए, प्लस लास्ट ईयर में हमें 100 मिलेगा। इसको कंपनी कैसे प्राइस कर रही है कि यील्ड कैसे बैठे 16%। ये यील्ड मैं प्री टैक्स मान रहा हूं 16%, इसीलिए मैंने ऊपर जो 15% 15 रुपीज रखा है वो भी क्या रखा है प्री टैक्स। हमेशा याद रखना लाइफ में गधा गधा घोड़ा घोड़ा, गधे घोड़े को हम मिक्स नहीं करते। तो ऊपर अगर मैं 15 प्री टैक्स इंटरेस्ट ले रहा हूं तो नीचे मेरी यील्ड भी 16% जो है वो मैं प्री टैक्स मान रहा हूं। ठीक है, उसका एक हिंट कैसे मिला मुझे वो मैं बता रहा हूं। यहां पे 15% डिबेंचर मतलब 15% हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया, और नॉर्मली 15% इज ऑलवेज प्री टैक्स, इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज प्री टैक्स। तो जो यील्ड भी है उसके नजदीक की होगी, इसलिए मैं उसको भी प्री टैक्स मान रहा हूं। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले डिबेंचर की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी प्राइसिंग के लिए, ताकि आपको क्या मिले NP। तो व्हाट विल हैव टू डू 15 डिवाइडेड बाय 1.16, फिर 1.16 रेज टू 2, फिर 1.16 रेज टू 3, आखिरी में 1.16 रेज टू 11। जब ऐसा करोगे तो एक प्राइस आएगी आपकी, किसकी प्राइस आएगी 94.97। ये हमारी प्रेजेंट प्राइस आई। इसको यूज करके अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला लागू कर सकते हैं या वापस ही लॉन्ग कट लागू कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। 94.97 नेट प्रोसीड्स आई। सर क्यों ऐसा आपने 100 क्यों नहीं लिया,
क्योंकि हिंट दे रखा था क्या, इट प्रोपोजेस टू प्राइस सच दैट द यील्ड इज हाउ मच 16%। क्या मतलब हुआ उसका, क्या हमारा, कभी भी ध्यान रखना, जब यील्ड ज्यादा होगा इंटरेस्ट रेट से तो प्राइस डिस्काउंट पे होगा, और यील्ड कम होगा तो प्राइस प्रीमियम पे होगा। ये प्राइमरी फंडा है। 15% सेम होता तो 100 आता, 15 के सामने 16 है तो डिस्काउंट आएगा, 15 के सामने 14 होता तो प्रीमियम आता। ये फैक्टर आप ध्यान रखें हमेशा फॉर वर्किंग थिंग्स अप। सो वो बेसिस हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है। तो यहां पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 15 15 15 15, कहां तक लेंगे हम लोग, 15 15 15 15, 11 साल तक, और आखिरी में हमने 100 ले लिया, उससे हमारी करंट प्राइस आई 94.97। अब फिर से वो सवाल आ जाता है कि सर हम लोग ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में, उसको क्या करें, एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ले या एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस, जो इशू प्राइस है वो ले। ठीक है, दोनों राइट है, दोनों चलेगा, दोनों के लिए बड़ा बड़ा नोट पुटअप करोगे। थंब रूल देखे तो ऐसा ही होना चाहिए कि नॉर्मली जो इशू साइज है उसका परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि इशू कॉस्ट क्या हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट, के हम लोग जो रजिस्ट्री करा रहे हैं, या तो वो पर्सपेक्टिव है, या फिर हम जो फंड रेज कर रहे हैं तो कोई ना कोई हम लोग कौन रखेंगे, फंड मैनेजर्स रखेंगे, who will underwriters रखेंगे, जो हेल्प करेंगे हमें रन करने में। ठीक है, तो वो बेसिस पे आप इसको वर्कआउट कर सकते हो। तो मैं ये मान रहा हूं 94.97 माइनस 2% कितना आएगा, 93.07। ये क्या हो गई हमारे 93.07 नेट प्रोसीड्स हो गए। अब आप नॉर्मल फॉर्मूला लागू कर ले बच्चों, 15 इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी is 100 minus 93.07 divided by 11 upon 100 plus 93.07 divided by 2। टैक्स रेट था 40% आपका, टैक्स रेट था आपका 35%, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 0.65। इस बेस पे वैल्यू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%। अब वापस आपको एक बेस ये आ सकता है, क्या आ सकता है कि अगर सर हम लोगों ने इसको एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू लिया तो आपका जो 93.07 है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग चेंज हो जाएगा। बट इसी सेम क्वेश्चन का आंसर जब आईसीआई ने दिया है तो उन्होंने बोला है कि मल्टीपल चीजें वर्क हो सकती है इसमें, इसलिए एक आंसर सॉल्व किया है और फिर एक्सप्लेनेशन दिया कि इसके अलावा अगर आपने ये भी किया हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पहले क्या किया, प्राइस निकाली, तो ये आप क्वेश्चन में हिंट पकड़े, क्या यहाँ पे हमको इशू प्राइस नहीं दे रखी बट यील्ड दे रखा है, मतलब उससे पहले प्राइस निकालनी पड़ेगी और फिर प्राइस निकाल के वैल्यू देखना पड़ेगा। तो ये इस क्वेश्चन का अच्छा पॉइंट था। फिर एक और अच्छा पॉइंट जो इसमें दे रखा है, डिविडेंड ग्रोथ रेट तो आ गई, बट अब केई कैसे निकालेंगे। तो केई का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, D1 अपॉन केई का फॉर्मूला होता है D1 बाय P0 प्लस G। तो G हमें मिल गया 6%। अभी ये सेम पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं उसमें दो अलग अलग जगह उन्होंने अलग अलग केस कर रखा है। क्या बोल रखा है इसमें, इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट व्हाट 130 per share and a new issue will be priced at 125 per share which will be fully subscribed, flotation cost will be 5 per share। तो अभी इसके दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, समझिए। एक्चुअली लैंग्वेज इशू है, कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे हम क्या करें, इसमें तो इतनी वेरिएबल्स है। प्रॉब्लम उस केस में लैंग्वेज की आती है। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जा सकता है कि पहले प्राइस कितनी थी 130, बट हम फर्दर इशू करेंगे तो प्राइस ही थोड़ी गिर जाएगी, कितनी होगी 125, और 5 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट और लगेगा, तो हमको नेट प्रोसीड्स कितनी मिलेगी 120। सेकेंड इंटरप्रिटेशन कितना है, प्राइस 130 है, 5 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट है, इसलिए 125 दे दिया, न्यू इश्यू की वो प्राइस हो गई।
बट वो देख के लग नहीं रहा, क्योंकि न्यू इश्यू विल बी प्राइस्ड एट दिस, तो फ्लोटेशन कॉस्ट तो उससे फर्दर माइनस होना चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है कि सर हम के ई तो ढूंढ लेंगे, चलो के ई कैसे ढूंढेंगे, D1 कितना होगा 15 बाय 120 प्लस 0.06, कैसे आया 120 बताइए, 125 रुपए पे प्राइस करेंगे हम इशू, 5 फ्लोटेशन कॉस्ट है। लेकिन इन्होंने एक और जगह सिमिलर लैंग्वेज में अलग कर रखा है, वहां पे रिटेन अर्निंग्स को जो है वो बड़ी वाली वैल्यू पे लिया है। यहां आप मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूं, रिटेन अर्निंग्स के लिए हम लोग के आर जो ढूंढेंगे उसमें आपको कितना करना चाहिए 125, क्योंकि ओवरऑल प्राइसिंग ही कम हो जा रहा है, वो पूरे बाजार में सबका कम होगा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ही कम हो गए इसलिए। और इक्विटी के लिए कितना लेना चाहिए 120, क्यों 120, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट अलग से दे रखा है। के ई और के आर में यही फर्क है, क्या फर्क है बोलिए, फ्लोटेशन कॉस्ट हमें क्या करना है, नहीं कंसिडर करना होता है के आर में और कंसिडर करना होता है के ई में, के ई में, वो बेसिस ध्यान में रखना है। अगर पर्सनल इनकम टैक्स आ जाए तो क्या करना होगा कि यहां पे जो पहले नॉर्मल, देखो जब पर्सनल इनकम टैक्स आएगा तो डिविडेंड का बेस नहीं देंगे वो लोग, ऐसा ही बोलेंगे कि के ये आ गया और पर्सनल इनकम टैक्स इतना है, तो उससे नेट एडजस्ट कर दोगे तो आपकी वैल्यू सीधी डिराइव हो जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे हम लोगों का के ई के आर ये सारी चीजें आ जाती है। चलो इधर मैं थोड़ी सी वैल्यूज लिख देता हूं, हमारा के ई के आर के पी और के डी, ये चारों चीजें आ गई हमारे पास। के डी कितना आया था हमारा, यहां पे निकाला था हमने वैल्यू परसेंटेज के टर्म्स में, ये रहा, कितना आया था ये हमारा 10.75%, तो ये 10.75% आया। केपी कितना आया था, नॉर्मल वैल्यू निकालना है इसमें, तो आपको करो 15 बाई 105 14.2857। के ई के लिए 15 बाई 120 मतलब 1/8, तो 18.5 आ जाएगा ये। और के आर जो है वो आपका बनेगा 15 बाई 125 प्लस 0.06, 18%। ये चारों चीजें आ गई। अब क्या करना है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ही सम में लगभग चैप्टर कवर हो जाएगा। बुक वैल्यू भी दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द सीओसी यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। अगर बुक वैल्यू की बात करें हम लोग तो ये तो सीधा दे ही दिया है, आपको कुछ नहीं करना, एक टेबल बनाना है। क्या लिखोगे वहां पे अगर आपको याद हो तो, सोर्स, उसके बाद आ जाएगा वैल्यू, उसके बाद आ जाएगा वेट, उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट, फिर आ जाएगा कॉस्ट इनटू वेट्स। ठीक है, कॉस्ट मतलब केई केडी केपी का कितना परसेंटेज आया, वेटेज का मतलब परसेंटेज का पॉइंट विच इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो बुक वैल्यू में हम किसको तवज्जो देंगे, बुक वैल्यूज जो दे रखी है। और मार्केट वैल्यू में क्या करेंगे हम लोग, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जब के ई के आर, सबसे प्रीमियम पॉइंट है ये चैप्टर का, जब भी के ई के आर अलग अलग दिए हुए होंगे, वापस जब भी के ई के आर अलग अलग दिए हुए होंगे, दैट मीन्स हमें ये जो मार्केट वैल्यू है ना, इसको बुक वैल्यू के रेशियो में अपोर्शन करना होगा और फिर वैल्यू निकालनी होगी। क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उसमें दोनों चीज आ गई। कौन सी दोनों चीज आ गई, इक्विटी भी आ गई और रिटेन अर्निंग्स भी आ गई। तो जो उनका बुक वैल्यू का प्रोपोर्शन है उसी को मार्केट वैल्यू में बांटेंगे। बट ये कब ज्यादा रेलेवेंट रहेगा, जब के ई के आर अलग अलग हो। जब के ई के आर सेम ही हो तो आपका वो बेस सेम ही रहने वाला है। वो फैक्टर आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए फॉर दिस। तो मतलब यहां पे अगर मैं दो टेबल बनाऊंगा तो एक में मैं सोर्स तो मैं लिख ही देता हूं यहां पे, माय सोर्स विल बी फर्स्ट इक्विटी, सेकंड रिटेन अर्निंग्स, थर्ड प्रेफरेंस शेयर्स, फोर्थ डिबेंचर्स। अगर मैं बुक वैल्यू ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 1,20,00,000, उसके बाद 30 लाख, उसके बाद 36 लाख,
और उसके बाद 9 लाख। तो इसका टोटल मारेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150 प्लस 45 1 करोड़ 95 लाख। तो ये बन जाएगा वेट्स में 120 बाई 195, फिर 30 बाई 195, फिर 36 बाई 195 एंड 9 बाय 195। ये हमारा वेटेज आ गया। उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमने ढूंढा था अभी, कितना अगर देखें तो 18.5%, 18%, 14.2857 एंड 10.75%। इससे जब मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ये कौन सा अप्रोच है? बुक वैल्यू वेट्स। कौन सा अप्रोच है? बुक वैल्यू वेट्स। मार्केट वैल्यू वेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को ये जो 2 करोड़ है इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में? बुक वैल्यू के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। तो ये आ जाएगा 1 करोड़ 60 लाख और ये आ जाएगा 40 लाख। 40 लाख। अभी इसमें कुछ बच्चों के सवाल आते हैं, वो मैं ले रहा हूं। पहला, सर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 33,75,000 दी हुई है, इसका मतलब कुछ डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है वो। करो 33,75,000 डिवाइडेड बाय 36 लाख। तो कुछ जन ये बोलते हैं कि सर फिर 100 की प्राइस तो 90 समथिंग ही हो गई। कितनी हो गई? 93.75 ही हो गई। तो हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर का जो आपने क्या किया, बेसिकली 15 बाय 105 किया था, उसकी जगह पे 15 बाय 93.75 करना चाहिए। नॉर्मली इसमें अगर हमको क्लियरली हिंट दे दिया हो कि ये वैल्यू है, वुड रियलाइज दिस मच, दैट मींस हम लोगों को वो लेना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेट्स में कोई भी वैल्यू दी हुई हो। अगर ये नीचे 105 नहीं दिया हुआ होता तो मैं दिमाग लगाता। कई जनों को कई बार कंफ्यूजन होता है इस वाले मुद्दे पे, तो ध्यान रखना। ऑल्सो आई होप ये मार्केट वैल्यू वाला फंडा आपको समझ में आया। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि जो रिटेन मार्केट कैपिटलाइजेशन में रिटेन अर्निंग्स की अलग वैल्यू नहीं होती। बीएससी का स्टॉक 5,600 पे ट्रेड कर रहा है अगर बाजार में, तो उस मार्केट प्राइस के अंदर शेयर होल्डर्स की सारी वेल्थ आ गई, जो कि उनका शेयर कैपिटल भी हो गया और उनका रिटेन अर्निंग्स भी हो गया। तो जो शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स का हमारा वेटेज है, ठीक है, आपस का स्प्लिट है, उसी में मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन ऑर्डर टू डिराइव द वैल्यू। ये कब रेलेवेंट होगा? जब हम लोगों को क्या दिया हुआ हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स अलग अलग दे रखे। जैसे इस क्वेश्चन में 18.5 और 18 दे रखा था। ये हमारा फंडा क्रिएट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बेस पे अब आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अगेन धूल मिट्टी थोड़ी उड़ी है हमारी। और एक और क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा अलग बेसिस दे रखा है, वो कवर करके आई थिंक मोटा मोटी पॉइंट्स जो हटके थे चैप्टर के वो कवर हो जाते हैं इसमें। जैसे बोला हुआ है, एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर which is considered to be optimum. What do you mean by optimum capital structure? Optimum का मतलब होता है आइडियल, इससे कम नहीं बैठेगा। मतलब आने वाले टाइम में जब भी हम रेस करेंगे तो इसी प्रोपोर्शन में रेस करेंगे। जैसे इसमें 2 लाख और 1,60,000, तो 80%, 5% एंड 15%। तो क्या ये टोटल 100% हो रहा है? कभी भी आपको क्वेश्चन में वर्ड ऑप्टिमम दे दिया हो, इसका मतलब क्या होगा कि आने वाले समय में हम हमेशा इसी प्रोपोर्शन में रेस करेंगे। क्योंकि एक फंडा है क्वेश्चन के चैप्टर के अंदर, विच इज व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या ढूंढा था? सारे वेट्स के बेसिस लिए थे। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम ये मानते हैं अब हम अगर फर्दर रेस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। वापस अब हम अगर फर्दर रेस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। तो वो बेसिस हम लोगों को यहां पे चेक करना होगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे पिछले इतने सालों में ये इतना सारा बेसिस दे रखा है।
जैसे 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अगर आपने हिंट किया तो यहां से आपको जी मिल जाएगा। कितना जी मिलेगा? 10% बैठ रहा है जी। कैसे बैठ रहा है 10%? आप चेक कर सकते हैं। एक का 1.1, फिर 1.1 का 1.21, फिर 1.21 का 1.33। अपने आप हिंट मिल गया आपको कि जी कितना है आपका? 10% है। 10% है। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या बोला हुआ है? द कंपनी हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ 23.6, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ 2022 ईपीएस। तो 2.36 का 50% करो, कितना होगा? 1.18 डिवाइडेड बाय 23.6 प्लस 0.10। एक और चीज ऊपर ध्यान, कई जन देखो कैसे गड़बड़ करते हैं। वो लोग यूं करेंगे, करो 1.18 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 23.6। वो लोग क्या करते हैं? प्लस 10 दबा देते हैं। ची हो जाएगा बहुत गंदा वाला, क्योंकि जो 1.18 डिवाइडेड बाय 23.6 है वो पॉइंट में है। अभी आपको लाइट लग रहा है, लेकिन एग्जाम प्रेशर में गड़बड़ हो जाती है। 1.18 बाय 23.6 ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, और इधर 0.10 जो है ये भी पॉइंट में है। तो गधा गधा घोड़ा घोड़ा मैचेबल है। पर अगर इधर पॉइंट में है और प्लस 10 कर दोगे तो 10 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। आपको लगेगा हाँ आंसर तो सही है, बट रॉन्ग है वो। तो 1.18 बाई 23.6 कितना हो गया? 5, मतलब 0.05 प्लस 0.1, तो के ही कितना बैठेगा आपका? 15%, 15%। ठीक है। न्यू डेट और न्यू प्रेफरेंस शेयर के लिए भी इंफॉर्मेशन दे दी है। क्या इंफॉर्मेशन दे दी है? कंपनी इश्यूड न्यू डिबेंचर्स कैरिंग 16% इंटरेस्ट रेट एंड करंट मार्केट प्राइस इज 96। अच्छे से देखो, यहां पे कहीं नहीं दे रखा कितने साल में रिडीम होंगे। इसका मतलब क्या हो गया बाय डिफॉल्ट? ये क्या है हमारा? इरिडीमेबल डिबेंचर है। इरिडीमेबल डिबेंचर मतलब कि यहां पे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे 16/96, और यहां पे क्या कर देंगे? 0.5, क्योंकि 50% टैक्स ब्रैकेट है। सिमिलरली अगर तो 8/96 हो गया, 8/96 इज 1/8, 1/8 इज 1/12, सॉरी 1/12 इज 8.33। देन प्रेफरेंस शेयर आ जाता है। एनुअल डिविडेंड कितना है हमारा? 1.1, और बाजार में प्राइस कितनी है? 9.2। तो 1.1 डिवाइडेड बाय 9.2 निकाल ले। ये तो इजी है। इस सब में ये वाला पॉइंट नहीं कवर करना था, मुझे ये कवर करना था, कैलकुलेट एमसीसी। तो एमसीसी मतलब फर्दर रेस करेंगे। तो कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर फर्दर रेस तो कितना करना है? वो दिया हुआ ही नहीं है। तो दिया हुआ ही नहीं है तो ऊपर हिंट दे दिया था। क्या वर्ड दिया था? ऑप्टिमम। मतलब हम जब भी रेस करेंगे तो कौन से रेशियो में करेंगे? 80, 15, 5, उसी बेसिस पे करेंगे। तो हम यहां पे अगर देखें तो हमारा वेट्स कितना आ जाएगा? इक्विटी का 0.8, फिर प्रेफरेंस का आ जाएगा हमारा 5%, मतलब 0.05 और 0.15, ये वेट्स हो गया। एंड फिर हमारा कॉस्ट आ जाएगा, जो कि बनेगा आपका, एक बनेगा 12.5 था आई थिंक, नहीं 12.33 था। फिर 1.1 बाई 9.2 कितना आया था? अच्छा 12.33 नहीं, 8.33 था। 8.33, दिस वाज फॉर डिबेंचर्स, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। इक्विटी था 15%, 11.95%। इससे एमसीसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगा। ये हमारा प्राइमरी बेसिस हुआ फॉर विच पार्ट? एमसीसी। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट। यही इसी पॉइंट के लिए सम करा रहा हूं मैं। डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड, assuming that the retained earnings for next year's investment is 50% of 2022। क्या मतलब हुआ इसका?
हमारे पास अभी कितने पार्ट है या कितना अवेलेबल है वो देखते हैं। करंट इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10,000। और हमारा ईपीएस अभी फिलहाल कितना है अगर देखें तो हमारा ईपीएस है 2.36। तो 10,000 इंटू 2.36 करो, कितना आ जाएगा? 23,600। करेंटली मेरे पास इतना अर्निंग्स है। क्वेश्चन की मतलब समझिए, क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या है। हम लोग कितना प्रोजेक्ट ले सकते हैं विदाउट इशूइंग न्यू इक्विटी। देखो, इक्विटी रेस करो या रिटेन अर्निंग से रेस करो, सेम ही बैठता है। कब? जब फ्लोटेशन कॉस्ट, हम लोगों के पास 23,600 टोटल था, उसमें से 11,800 हमने क्या कर दिया? डिविडेंड दे दिया था। कैसे पता चला डिविडेंड दे दिया? बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 50% हम डिविडेंड देंगे। तो बच कितना गया फिर? 11,800। ये 11,800 हमारा फर्दर इक्विटी का हिस्सा हो गया। और ऑप्टिमम स्ट्रक्चर कितना है हमारा? 80%, 15%, 5%। तो इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस, तो ये 80% 11,800 हो गया। तो अगर 80% 11,800 है तो 100% हमारा कितना होगा? 14,750। 14,750 क्या सिग्निफाई कर रहा है कि मैं नया प्रोजेक्ट 14,750 का लूंगा तो उसका 80% कितना हो जाएगा? 11,800। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड। चेंज करता है बच्चों। सपोज 15,000 का कैपिटल लेना है तो 15,000 का 80% इक्विटी से रेस करेंगे, मतलब 12,000 रेस करेंगे। हमारे पास रिटेन अर्निंग्स कितनी है? 11,800 ही है, मतलब 200 रुपए हम लोगों को नए इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। तो 15,000 का प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। हम मैक्सिमम कितने का नया प्रोजेक्ट ले सकते हैं? 14,750, बिकॉज 11,800 80% है हमारे टोटल न्यू प्रोजेक्ट का। इसका ये मतलब हुआ। और फिर लास्ट पॉइंट में यही बोला है। क्या बोला है? कंप्यूट एमसीसी व्हेन द फंड एक्सीड्स इन सी, मतलब 14,750 से ज्यादा रेस करूंगा तो नई इक्विटी इश्यू करनी पड़ेगी। नई इक्विटी में फिर प्राइस 23.6 की जगह पे क्या हो जाएगा? 20। 23.6 की जगह क्या हो जाएगा? 20। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? फिर वापस 1.18 डिवाइडेड बाई 23.6 की जगह 20 ले लेंगे और फिर वैल्यू क्रिएट करेंगे। ये हमारा बेसिस बनता है। तो आई थिंक ये आपका एक और पॉइंट हुआ। एक बार मैं फिर से बड़े क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूं तो पहला, अगर आपको रिटेन अर्निंग्स और इक्विटी दोनों का मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू वेट्स के बेस पे देना और वो अलग अलग आ रहा है तो बुक वैल्यू के रेशियो में स्प्लिट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में डिविडेंड का पास्ट रिटर्न दे रखा होगा, उससे आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? जी। कभी कभी करंट मार्केट प्राइस बोलेंगे लेकिन न्यू इश्यू प्राइस अलग से देंगे, तो आपको इक्विटी के लिए वो लेना, रिटेन अर्निंग्स के लिए वो लेना है, और इक्विटी के लिए तो फ्लोटेशन कॉस्ट और अलग से माइनस करना है। हमेशा चेक करोगे डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में हमको नंबर ऑफ इयर्स दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए। कई बार नीचे जब वो ऑलरेडी दे देंगे एट ₹108 पर शेयर, 110 पर शेयर, मतलब वो इश्यू प्राइस के लिए रेलेवेंट है। फ्लोटेशन कॉस्ट जनरली एज अ परसेंटेज ऑफ इश्यू लोगे तो ज्यादा बेटर है, बट ये थोड़ी ग्रे एरिया है। एग्जाम में ढंग से लैंग्वेज आप पढ़ लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। एमसीसी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए ऑप्टिमम वर्ड है, मतलब वेट्स इनडायरेक्टली दे दिए है। और अब हम लोग नया इश्यू करेंगे तो उसी बेसिस पे हमारी वैल्यू क्रिएट होगी। ये आपके चैप्टर नंबर 4 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। एग्जाम में इससे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑन केडी, केई, केपी, केआर। केआर में पर्सनल इनकम टैक्स का पॉइंट, केई में हमारा जो चारों मेथड्स है रियलाइज यील्ड स्पेशली वो, केडी केपी में हम लोगों को दोनों मेथड अप्रोक्सीमेट और वाईटीएम का दूसरा नाम आईआरआर वो आ सकते हैं, या फिर बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये वाला पार्ट दोनों आपके बनेंगे। इतना बेसिस आपको ध्यान में रखना है। दिस इज फॉर योर चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसमें आई थिंक आप एक बार इतना कहीं लिख के रख लेंगे तो एग्जाम वाले दिन
या एग्जाम से जस्ट पहले जब आप रिवाइज करेंगे तो काम थोड़ा आसान हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, ऑल राइट।